जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल RBS हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस विज्ञान और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। इसका पहला वीडियो 2 दिन पहले YouTube पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें अपन तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे। तत्व में अपन को 3 चीज़ें पढ़नी थी, धातु, अधातु और उपधातु सारणी वगैरह बनवाई थी। पिछला वीडियो देखने के बाद में ये वीडियो देखें आप। अब आज अपन क्या पढ़ेंगे, कक्षा 9th की विज्ञान है, चैप्टर नंबर 2 है। इस वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इस चैप्टर का नाम क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसके अंदर कल धातु पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपन अधातु। तो आप नोटबुक और पेन लेकर हेडिंग डाल लीजिए, अधातु पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जब यदि आपको धातु याद हो गई तो अधातु बहुत ही आसान है। धातु का उल्टा कर दोगे, धातु वाले जो गुण लिखे आपने 6 गुण, उनको उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे तो वो कौन बन जाएगा, अधातु। तो अधातु हेडिंग मैंने पहले ही लिख दिया है वैसे, ताकि ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास गुण नहीं है, बहुत ही ईजी गुण है, इसलिए पहले लिख दिया है मैंने। ज़्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अधातुओं के निम्न गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म आएंगे एग्जाम में कि अधातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं। तो क्या कहेंगे, जैसे आपने धातु में पढ़ा कि धातुओं के मोस्टली 2 ही कलर होते हैं। वो चांदी जैसी सफ़ेद हो सकती है और सोने जैसी पीली होती है, लगभग धातु। लेकिन अधातुएं बहुत अलग अलग रंग की होती हैं, रंगीन होती हैं। तो पहला गुण क्या हो गया, अधातुएं रंगीन होती हैं। अधातु, धातु की बात नहीं हो रही, अधातुएं रंगीन होती है। पहला गुण याद कर लो, कॉपी में भी नोट डाउन कर लो। दूसरा, आपने धातु में पढ़ा मेटल है वो टेम्परेचर और हीट की कंडक्टर होती है, यानी वो ताप और ऊष्मा की सुचालक होती है, चालक होती है। तो अधातु को उल्टा कर दो आप, अधातु ताप व विद्युत की कुचालक होती है। ध्यान रखना, अधातु ताप व विद्युत यानी बिजली की क्या होती है, कुचालक होती है। पॉइंट नंबर 2 गुण याद हो गए होंगे। तीसरा, जैसे धातु आपको पता है चमकीली होती थी, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता था, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता था, पिछला वीडियो देखें आप। और धातु में प्रतिध्वनि उत्पन्न होती थी। तो ये सब चीजें अधातु में नहीं पाई जाएंगी, ये गुण अधातु में नहीं पाए जाएंगे। अतः इसका गुण लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अधातु चमकीली, तन्य, आघात वर्धनीय व प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती हैं। नहीं वर्ड लगा है यहाँ पे, याद देना। धातुओं में ये चीजें होती हैं और अधातुओं में चीजें नहीं होती, ये गुण नहीं होते। अतः मैं कह सकता हूँ अधातु चमकीली, तन्य, आघात वर्धनीय, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी के हैं, बुक के हैं। एग्जाम्पल में याद करो भाई, हाइड्रोजन जानते होंगे, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, बहुत सारी ये धातु है, लेकिन मेनली मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं वो एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। धातु के एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका कार्बन। तो कार्बन के बारे में कोई पूछे तो कार्बन धातु नहीं है, अधातु है। कार्बन के 2 रूप होते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोल और कोक। तो कभी कोल और कोक नाम से आ जाए तो भी उनको क्या बताओगे आप, अधातु, क्योंकि वो कार्बन के ही रूप हैं। तो ये मैंने आपको अधातु बता दिए। अब इसमें एक बढ़िया सा प्रश्न आता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भाई ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप के ऊपर द्रव्य अवस्था में रहती है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका तुरंत आंसर जाएगा पारा। कि भाई पारा एक ऐसी धातु है, धातु, ध्यान देना वर्ड पे, धातु है, धातु में थोड़ा ही फर्क है। तो धातु में पारा बताओगे कि पारा है वो कमरे के ताप पर ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र ऐसी धातु है। ऐसा क्वेश्चन यहां से आएगा कि ऐसी एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, अधातु। तो आप बताओगे ब्रोमीन। तो याद कर लो, एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, ब्रोमीन आंसर चला जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा के इस क्वेश्चन को लिख लो आप कि ब्रोमीन अधातु, ब्रोमीन एक अधातु है। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर
कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एकमात्र यही है भाई, तो धातु भी एक ही है और अधातु भी एक है। इस प्रकार से आपका अधातु खत्म हो गया। अब थर्ड हेडिंग डाल लो आप, आपके मेटेलॉइड। आ जाओ भाई आगे, हेडिंग डाल लो आप उपधातु, यानी धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, एक बीच में आता है उपधातु, तो उपधातु इंग्लिश में बोल देंगे मेटेलॉइड, या इसको सेमी मेटल भी बोलते हैं। तो मैं दूसरी हेडिंग भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं, सेमी मेटल्स भी बोलते हैं इनको, सेमी, यानी धातु जैसे गुण भी होते हैं इनके पास और अधातु जैसे गुण भी होते हैं, यानी इनके बीच के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु के बीच के गुण रखते हैं, एग्जाम वो आएगी परिभाषा तो क्या लिखोगे, मेटेलॉइड क्या होता है, उपधातु क्या होता है, ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण रखते हैं। ना तो वो धातुओं में पूरी तरह मिक्स होंगे, गुण मैच खाएंगे, ना पूरी तरह अधातु में गुण मैच खाएंगे, बीच के गुण रहते हैं इनमें। तो परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख दोगे क्या, ऐसे तत्व जो धातु व अधातु के बीच के गुण रखते हैं, बीच के गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। बढ़िया है, इसके उदाहरण है जो 3 आपकी बुक में है, 3 वो याद करवाएंगे आपको, कम से कम 3 याद करने अच्छे। तो आ जाओ, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, रट लो इनको, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु के एग्जाम्पल है जो 9th क्लास की एनसीईआरटी लिखती है। तो बोरोन लिखना सीखो, बोरोन, बोरोन को ध्यान रखना बी से लिखेंगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन को SI से लिखेंगे, और जर्मेनियम ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में हिंदी वाले नाम आवे, ये संकेत आ सकते हैं, सिर्फ प्रतीक आ सकते हैं, रासायनिक सूत्र आ सकते हैं, तो आपको रासायनिक सूत्र याद करने हैं, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो तीनों पे आप स्टार लगा लो कि ये तो मेरे को याद करने ही करने हैं। इसके अलावा देखो मैं थोड़े 3 और बता देता हूं कि वो आवर्त सारणी में होते हैं, तो 3-4 और लिख लो, चौथा, पांचवा, छठवां, 4, 5, 6, इनको भी याद करने में कोई हर्ज नहीं है। उपधातु में आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। चलो भाई, कितनी उपधातु बताइए, 6 को बार 2 बार बोलो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, बिल्कुल सीक्वेंस ही लग रहे हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। तो आर्सेनिक को AS से लिख देंगे, AS, SB और TE, याद करो इनको, आर्सेनिक AS मिलता जुलता है, एंटीमनी का थोड़ा सा अलग होता है, एंटीमनी को SB से लिखते हैं, याद करोगे तो हो जाएगा, टेलुरियम को TE से। तो ये हो गया आपका उपधातु। तो क्या आ सकता है एग्जाम में यहाँ से, और कॉम्पिटिशन में भी आता रहता है, उपधातु क्या है, ऐसे तत्व है जो धातु व अधातु के बीच के गुण रखते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं, इन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ये पूरी तरीके से ना धातु होती है ना अधातु होती है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्पल आपके बुक के हैं, ये मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा हैं और ये 3 एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में है। तो ये 3 तो याद करो कम से कम। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन को किससे लिखोगे, B से, सिलिकॉन को SI से, जर्मेनियम को GE से। तो ये हो गया आपका उपधातु। तो नोट डाउन कीजिए इनको। अब आपने तत्वों के तीनों रूप पढ़ लिए, धातु, अधातु और उपधातु। अब बचे तत्व के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जो बहुत ही अच्छी लाइंस हैं, जिनको अच्छे से याद करना चाहिए। 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे, या आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान वाले क्वेश्चन आएंगे, या 1-1 लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत अच्छे पर्सन है। तो आ जाओ भाई, तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, तत्व खत्म होने के बाद अपन ये बातें लिख रहे हैं। तो क्या है, आ जाइए,
रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का वर्ड यानी जो तत्व वर्ड है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया और कब किया, तो ये सिर्फ रटने वाला पर्सन है। तो क्या लिख दूंगा कि रॉबर्ट बॉयल ने सन कब 1661 में सर्वप्रथम पहली बार तत्व शब्द का प्रयोग किया। जैसे देखो हर शब्द पहले डिक्शनरी में कहीं ना कहीं से तो आया ही है, तो ये तत्व शब्द है वो कहां से आया था, 1661 में आया। और किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। रटने वाला पर्सन है, रट लेना है इसको। अगला जो अगले वाला अच्छा पर्सन है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। बहुत अच्छा पर्सन है भाई। अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, 118। जो आवर्त सारणी होती है 11th क्लास में पढ़ोगे उसमें 118 तत्व जमे हुए रहते हैं। तो 118 तत्व हैं। इनमें से ध्यान देना, अच्छे पर्सन है, इनमें से 1 से 92 यानी 92 तक यानी 92 एलिमेंट होते हैं वो प्राकृतिक है। 1 से लेके 92 तक यानी 92 तक वाले तत्व सारे नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। वो लोग हमें धरती से, हवा से, इन सब चीजों से मिलते हैं यानी प्रकृति से मिलते हैं। तो फिर बोले 92 के बाद वाले, 92 के बाद वाले, 92 के बाद वाले कौन है, तो वो अपन ने बनाए हैं, वो मानव निर्मित है, वो लेब में बनाए गए हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। अतः वो तत्व मानव निर्मित हो गए या कृत्रिम तत्व हो गए। तो अगली लाइन देखो, जबकि शेष तत्व, शेष तत्व का मतलब कहां से, 93 से कहां तक, 118 तक। ये लाइन भी बीच में डाल सकते हो। 93 से 118 तक मानव निर्मित हैं यानी कृत्रिम तत्व हैं। तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। तो बताओ कितने तत्व हैं टोटल, 118। इसमें से प्राकृतिक कितने हैं, 92। और बाकी लोग हो गए मानव निर्मित। आगे अगली लाइन, अधिकतर तत्व ठोस है भाई। ये 118 तत्व हैं, उनमें से लगभग तत्व है, लगभग 90% तत्व कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। कुछ लोग द्रव्य होते हैं और कुछ तत्व ही गैस होते हैं। तो उनको भी अपन देख लेते हैं, अच्छे पर्सन है। तो द्रव्य में तो तुमने बता दिया कि धातुओं में द्रव कौन हुआ, पारा। अधातुओं में द्रव कौन हुआ, ब्रोमीन। तो वो दो ही लोग हैं, दो ही तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पे क्या होते हैं, द्रव। तो यदि तत्व पूछे, ध्यान देना एग्जाम में, यदि ऐसे तत्व पूछें जो कमरे के ताप पर द्रव होते हैं तो कितने बताओगे, 2, क्योंकि तत्व में धातु भी आता है, अधातु भी। तो देखो अगली लाइन, 2 तत्व यानी एक तो पारा व ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होते हैं। कमरे के ताप पे क्या होते हैं, द्रव होते हैं। तो तत्व वर्ड लिखा हुआ है, तत्व शब्द आए तो कितने जने हैं तत्व में, पारा और ब्रोमीन। लेकिन धातु पूछे तो सिर्फ पारा लिखना है और अधातु पूछे तो सिर्फ ब्रोमीन लिखना है। और तत्व एग्जाम में आ जाओ तो दोनों लिख के आने हैं, पारा और ब्रोमीन। तो याद हो गया। तो 2 तत्व हैं जो कमरे के ताप पर द्रव्य होते हैं। अच्छा पर्सन है, हर कंपटीशन में आपके कहीं न कहीं दिखता रहेगा ये पर्सन। अगला आ जाओ, कमरे के ताप पर, वही कमरे के ताप पर 11 तत्व होते हैं, वो गैस होते हैं। कैसे होते हैं, अधिकतर लोग तो ठोस होते हैं, अधिकतर तत्व तो ठोस होते हैं, 2 जने द्रव्य होते हैं और 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में रहते हैं। तो यहां तक आपके ये मैंने 11 गैस के नाम भी लिखे हैं नीचे। तो आपकी हिम्मत हो तो इनको याद कर लेना अच्छे से लिख लिख के, ताकि आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि गैस कौन कौन होते हैं। बाकी आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने लिखवाए हैं कि वो 11 तत्व को अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा कभी खबर ज्यादा, ताकि अच्छा नॉलेज हो जाए आप लोगों को। तो फिर मैंने लिख दिए ये 11 के 11 गैस नीचे। ये 11 उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो गैस हैं। तो कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये सारी गैसेस हैं जो वातावरण में पाई जाती है। ये गैसें ही मिलकर वातावरण का निर्माण करती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है, थोड़ा जनरल नॉलेज के हिसाब से देखूं तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। ये वाली गैस सबसे ज्यादा वातावरण में पाई जाती है, लगभग 78% के आसपास अकेली होती है। तो सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। तो 11 गैसों के एग्जाम्पल याद कर सको तो कर लो, बाकी छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। वैसे 5-4 एग्जाम्पल तो आपको याद होंगे, सिंपल वाले तो कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो अपने इन्वायरमेंटल में रहती है। यह अब आपका तत्व खत्म हो चुका है। तो तत्व तक इसको लिख लीजिए आप।
अब आप उस सारणी को देखोगे तो आपने शुद्ध पदार्थों में दो चीजें पढ़नी थी आपको। शुद्ध पदार्थों में पीछे आप नोट्स जाके देखो, शुद्ध पदार्थों में तत्व पढ़ने थे, तत्वों में तीन चीजें पढ़नी थी, तीनों पढ़ लिया आपने, धातु है, धातु उपधातु। और शुद्ध पदार्थों के अंदर फिर से कौन आता है? यौगिक। तो आज अपन पढ़ेंगे अब यौगिक। तो हेडिंग डालो यौगिक। ध्यान, तो पहली बात तो क्या है, यौगिक शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है? तो बिल्कुल यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। मैं क्या लिख दूंगा? यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। पहली लाइन तो अच्छी यही है, ये लो जी, अभी पढ़ेंगे डेफिनेशन वगैरह क्या है, लेकिन पहली बात पता चल गई कि यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। तो जो भी यौगिक होंगे, अब यौगिक होता क्या है वो समझो आप लोगों को। यौगिक बनाने के लिए दो या दो से अधिक तत्व चाहिए, यानी तत्व चाहिए। वो यदि नियत अनुपात में मिल जाते हैं, रासायनिक बंध बना लेते हैं, रासायनिक संयोजन कर लेते हैं। देखो कोई चीज को जब दो चीजों को आप मिलाओगे ना, तो दो प्रकार से मिलती हैं वो चीजें, या तो उसके अंदर घुल जाती है, तो वो तो होता है उसमें भौतिक संयोजन हो गया, मिल गई। उन मिली हुई चीजों को आप वापस भी कर सकते हो भौतिक विधि से। भौतिक विधि से किसी भी, जैसे आपने पानी लिया, ध्यान से समझना, बारीक है बातें, पानी लिया, उसमें नमक घोल दिया, तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो उसके साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेगा, वो उसके साथ बंध नहीं बनाएगा, लिंकेज नहीं बनाएगा, बस घुल जाएगा उसके अंदर। घुलना आपको सिखा दिया, चैप्टर नंबर 1 में आया था, विसरण विधि, वहां घुल गया। अब आप क्या करोगे, जैसे नमक वाले पानी को आपने उबाला, तो पानी भाप बन के अलग उड़ जाएगा, नमक पेंदे में बैठ जाएगा। तो उसको आपने अलग कर लिया कि नहीं कर लिया, इसका मतलब वो यौगिक नहीं है, वो मिश्रण है, जो आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। फिर बोला यौगिक क्या होता है, तो यौगिक को ध्यान से समझो। यौगिक होता क्या है, जैसे देखो आपको पानी बनाना था, नेचर में पानी कैसे बना होगा, तो पानी का फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है, H2O होता है, यानी ये पानी का क्या होता है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है। ये लीजिए, तो ये बनता कैसे है पानी, कि यदि दो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन चाहिए इसमें, दो हाइड्रोजन चाहिए प्लस एक ऑक्सीजन चाहिए, एक ऑक्सीजन, ये एक दूसरे के पास आएंगे और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे, रासायनिक संयोजन करेंगे। यानी ये ऑक्सीजन था, इसके पास एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया और एक इधर हाइड्रोजन आके जुड़ गया, इन्होंने ये बीच में बनाया, इसको क्या कहते हैं, रासायनिक बंध। जब आप अपर क्लासों में अभी जाओगे तो ये चीजें डिटेल में आएगी, अभी तक के लिए बेसिक बता रहा हूं। तो इसने इसके साथ बंध बनाया, परमानेंट बंध, इसने इसके साथ बंध बनाया, इसको कहते हैं रासायनिक बंध या रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, यानी समझौता कर लेते हैं साथ रहने के लिए और बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया है, पानी, यानी जल बन गया ये। और यही आपका क्या होता है भाई, यौगिक। तो यौगिक कैसे बना, दो या दो से अधिक तत्व जब नियत अनुपात में, जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो अब ये पानी नहीं माना जाएगा। पानी तो तभी बनेगा जब तुम एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजनों का रासायनिक संयोजन करोगे, तो ही वो क्या बनेगा, पानी बनने वाला है। इसका मतलब इसमें नियत अनुपात वर्ड को ध्यान रखो, जो भी एक एक लाइन है, एक एक शब्द बोलता हूं, उस पर ध्यान देना है कि परिभाषा कैसे सटीक तरीके से लिखी जाती है। तो मतलब अब क्या बोलोगे, क्या क्या शर्तें हैं, फिर इसको जोड़ देंगे अपन। 2 या 2 से अधिक तो तत्व चाहिए, 2 से अधिक तो पहले क्या चाहिए, तत्व है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, ये तत्व पास में आए, इन्होंने संयोजन किया नियत अनुपात में, तो क्या बना, यौगिक। तो 2 या 2 से अधिक तो तत्व चाहिए, प्लस साथ में क्या चाहिए, नियत अनुपात चाहिए उनका, नियत अनुपात। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात देखोगे तो क्या आएगा, 2:1। 2 तो हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2:1 हो गया। तो 2 या 2 से अधिक तत्व चाहिए आपको, इसके साथ में क्या चाहिए, नियत अनुपात होना चाहिए उनका, और साथ में क्या चाहिए रे, रासायनिक संयोजन चाहिए, रासायनिक संयोजन। यदि ये तीनों बातें फिट बैठती हैं तो इसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बना वो क्या कहलाएगा, यौगिक या कंपाउंड कहलाएगा। तो अब अपन आराम से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आ जाओ फिर यौगिक की परिभाषा आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में जब भी आएगी। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व नियत
नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं, रासायनिक संयोजन करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कितने भी एग्जाम्पल, जैसे जो भी केमिकल्स होते हैं ये सारे के सारे यौगिक ही होते हैं, यानी दो तत्वों से अधिक से मिलके बनते हैं वो यौगिक हैं आपके। जैसे जल बनता है H2O, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बनता है, तो ये किसका उदाहरण है, यौगिक का। अमोनियम सल्फेट, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है इसलिए जानबूझ के लिखे गए हैं। अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4, यानी इसमें नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 8 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। नियत अनुपात चाहिए तो ही अमोनियम सल्फेट बनेगा, यदि एक भी इसमें कम ज्यादा हो जाता है फिर वो अमोनियम सल्फेट नहीं बनेगा। मीथेन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले भी आ सकते हैं आपके, याद करते जाओ इनको। तो मीथेन को CH4, मीथेन एक गैस है जो CH4। चीनी आपके जो रसोई में यूज होती है, तो चीनी का फॉर्मूला ये मैंने लिखवा दिया है, बुक में नहीं है फिर भी याद कर लो, C12H22O11। इसमें कार्बन 12 होते हैं, हाइड्रोजन 22 होते हैं और ऑक्सीजन 11 होते हैं। यदि इसी अनुपात में ये मिलेंगे, ये अनुपात देखोगे तो 12 22 11 का अनुपात है, इसी अनुपात में मिलेंगे तो आपकी चीनी का निर्माण होगा। तो चीनी हो गया। और नमक, तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। इसमें एक सोडियम चाहिए और एक क्लोरीन चाहिए, तो ये सब लोग क्या है, यौगिक। तो लिख लीजिए आप इसको, डेफिनेशन और विथ एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब यौगिक की 2 लाइन और याद कर लो कि देखो रे, ये 2 अच्छी लाइन है। यौगिक के गुण उसमें स्थित तत्वों से भिन्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो समझो। यौगिक के गुण हैं वो उसमें स्थित तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वही ध्यान से सुनो, पानी का एग्जाम्पल ले लो। आपने हाइड्रोजन गैस ली, उसकी रासायनिक संयोजन किया ऑक्सीजन गैस से, तो बना पानी। और आपने देखा होगा उस पानी के अंदर ना तो ऑक्सीजन के गुण पाए जाते हैं ना हाइड्रोजन के, वो जिससे बना है उसके गुण नहीं पाए जाते। जैसे आप भी अपने से कंपेयर कर सकते हो कई बार, जैसे माता और पिता के गुण तो बिल्कुल अलग होते हैं, बच्चे के गुण बिल्कुल ही अलग होते हैं। माता पिता बहुत अलग है, बच्चा बिल्कुल अलग है। वही वाली बात यहाँ पे है कि यानी ये जिनसे पैदा हुए हैं यौगिक, तो ये जैसे पानी किससे पैदा हुआ, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, तो इस पानी के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गुण दिखाई नहीं देते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि यौगिकों के गुण हैं वो उसमें स्थित जो भी तत्व है उनसे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अच्छी लाइन है, आ सकती है आपके। फिर आ जाओ, यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान होता है। एक गिलास तुमने पानी लिया, कहीं से बीच में से कोई बूंद निकाल के जांच करी, पेंदे में से कोई बूंद निकाल के जांच करी, हर जगह उसका संगठन सेम पाया जाएगा, हर जगह उसका फॉर्मूला H2O ही पाया जाएगा, तो वो अलग अलग नहीं होता है। तो ये तो बहुत ही इजी सी लाइन है। इस प्रकार से आपका यौगिक खत्म हो गया है। एक बार इसको ढंग से पढ़ लो, याद हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे, तो आपने तत्व के अंदर, तत्व में तीनों पढ़ लिए, शुद्ध पदार्थ में 2 पोर्शन थे, शुद्ध में तत्व था, यौगिक था, दोनों पढ़ लिए। अब अपन अशुद्ध पदार्थ की तरफ चलेंगे। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण बताया था आपने, तो अशुद्ध पदार्थ की तरफ चलते हैं। चलो साथियों, अब पढ़ते हैं अपन मिश्रण। हेडिंग डाल लो मिश्रण, इंग्लिश में बोल देंगे मिक्सचर्स। अब मिक्सचर कैसे बनते हैं रे? मिक्सचर बनाना बहुत आसान है। आपको कोई भी चीजें जो भी आपको अलग अलग पदार्थ दे दिए, आपने उनको मिक्स कर दिया सबको एक जगह, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर। तो मिक्सचर और यौगिक में क्या फर्क है, तो यौगिक में तो नियत अनुपात में मिलाना पड़ता है कि जैसे जल बनाए तो 2:1 में मिलाया, लेकिन मिक्सचर में कोई अनुपात नहीं होता। यहाँ पे आपको दूध दिया, पानी दिया, चाय दिया, सबको मिक्स कर दिया, मिला दिया। अब वो भले कितने ग्राम वो लिया, कितने ग्राम वो लिया, क्या फर्क पड़ता है। जैसे रेत ली, चीनी में मिला दी, कितनी भी मिला दी, चाहे चीनी कम है रेत ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, रेत कम है चीनी ज्यादा चलेगा, सब कुछ उसे मिक्सचर बनाना है। तो हर चीज का मिक्सचर बनाया जा सकता है। दूध में पानी मिला दिया, आपको दूध देने वाला आता है 1 किलो में कोई आधा लीटर, 1 लीटर में आधा लीटर मिला देता है, कोई 250 ml मिला देता है, वो मिक्सचर है, सारे के सारे मिश्रण है। तो मिश्रण के अंदर अनुपात का कोई वैल्यू नहीं है, बस 2 पदार्थ लो, उनको आपस में घोल दो तो बन गया मिक्सचर। इसके अंदर ध्यान रखना कभी भी रासायनिक संयोजन नहीं होता है। जो यौगिक के अंदर बंध बन रहे थे ना, बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा था, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों के बीच में बंध बन रहे थे, वो यहाँ नहीं होंगे, ये भौतिक रूप से मिल जाते हैं। जैसे दूध में पानी घुल जाएगा, उसके साथ जुड़ेगा नहीं, बस घुल जाएगा उसके अंदर। पानी के अंदर चीनी डालोगे वो उसके अंदर घुल जाएगी, बट उसके साथ बंध नहीं बनाएगी,
जाएगी उसको भौतिक विधियों द्वारा वापस से अलग किया जा सकता है। उसको उबाल के, छान के, कैसे भी अलग किया जा सकता है। आपने पानी में रेत मिलाई और उसको छान के, बारीक कपड़े से छान के वापस भी अलग कर सकते हो। मतलब उसके अंदर रासायनिक संयोजन नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए हैं। तो मिश्रण की परिभाषा क्या देखो, आप बोलोगे दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। और मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका मिक्सचर बनाया हुआ होता है। शुद्ध पदार्थ का मतलब जैसे चीनी लिया तो चीनी शुद्ध पदार्थ था कि नहीं था, चीनी यौगिक का एग्जाम्पल है। और यौगिक क्या होते हैं, तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे आपने चीनी लिया और पानी लिया तो दोनों ही कैसे हैं, शुद्ध पदार्थ। अब उन शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया तो वही बन गया अशुद्ध पदार्थ और मिक्सचर बन गया कि नहीं बन गया। अर्थात क्या कह सकता हूं, मिश्रण में एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व हो सकते हैं या शुद्ध यौगिक हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। चलिए लिखते हैं 2-4 लाइनें मिक्सचर के बारे में आएगा कि मिश्रण क्या होता है, इसके गुण बताइए। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, मेरे साथ साथ लिखिए आप। तो दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को क्या कहोगे आप लोग, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का मतलब वही, इसके पास में एक ही हेडिंग है, अशुद्ध पदार्थ। हेडिंग में दोनों डाल लो। मिश्रण का मतलब ही क्या है, अशुद्ध पदार्थ। आप सारणी देखो उसमें दोनों बातें लिखवाई हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण। और मिश्रण किसका एग्जाम्पल है, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब आपको बता दिया कि मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं भाई, शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो अशुद्ध बनाना है तो उसमें 2-3 शुद्ध पदार्थों को आपस में जोड़ दो, अशुद्ध बन जाएगा। तो मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ऐसे आजकल क्या है, एग्जाम में लाइंस आने लग गई कि जैसे आएगा फिल इन द ब्लैंक छोड़ देगा, मिश्रण में दो या दो से अधिक और फिर यहाँ डॉट 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 छोड़ते होते हैं। तो आपको क्या बनना है, शुद्ध पदार्थ होते हैं। अर्थात क्या कह सकता हूं, अर्थात मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक होते हैं। ये हो गया आपका मिश्रण। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मिटा के इसकी और लाइनें लिखवाते हैं आपको। अब मिश्रण के बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लो। मिश्रण के घटक यानी मिश्रण के अंदर जो लोग मिले हुए हैं, जो शुद्ध पदार्थ या मिले हुए हैं जो पदार्थ, तो मिश्रण के घटक हैं यानी अवयव है, वो आपस में रासायनिक संयोजन नहीं करते, केमिकल रिएक्शन नहीं करते, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, वो बंध नहीं बनाते। इंपॉर्टेंट बात है, यौगिक से यही बात है जो यौगिक से अलग करती है इन चीजों को। तथा घटक अपने गुणों को बरकरार रखते हैं। यौगिक को याद करो, यौगिक में जो पानी बना था उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण मैच नहीं खा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो भी लोग मिलते हैं, जो भी घटक आके मिलते हैं, जैसे पानी और चीनी मिलाया तो दोनों के गुण उसमें दिखेंगे आपको। चीनी अपनी मिठास देगी और पानी भी अपने गुण बरकरार रखेगा। दोनों अपने अपने अलग अलग गुण प्रदर्शित करते रहेंगे। रेत में आपने कुछ चीनी मिला दी तो रेत अपना अलग गुण दिखाएगी और चीनी अपने अलग गुण दिखाएगी। अपने गुण बरकरार रखते हैं, गुण खो नहीं जाते हैं, गुण खत्म नहीं हो जाते हैं। तो मिश्रण के अंदर जो भी घटक या अवयव मिले हुए होते हैं, जैसे 3 जने
मिले हुए हैं तो तीनों अपने अपने गुण साथ लेके चलते हैं। तो आ जाइए वापस से, मिश्रण के घटक अवयव आपस में रासायनिक संयोजन नहीं करते हैं तथा घटक अपने गुणों को बरकरार रखते हैं। ये लाइनें आपको अच्छे से समझ के याद करनी पड़ेगी। मिश्रण में स्थित घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मैंने क्या किया, यौगिक के अंदर तो बंद बन जाते हैं तो उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तो सिर्फ घुलते हैं, मिक्स होते हैं, इनको छान कर, उबाल कर या अन्य भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियां भी आगे पढ़ेंगे, तो भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण में स्थित घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल दे दूं, आपने कोई पानी के अंदर नमक घोल लिया बहुत सारा, फिर उसको आसवन विधि द्वारा उबाल कर पानी को तो भाप बना के अलग चेंबर में लेके ठंडा करके पानी बना लिया, नमक आपके पेंदे में जम गया, तो आप अलग कर सकते हो। मिश्रण के उदाहरण अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के याद करो भाई। समुद्री जल मिक्सचर है, उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर कई प्रकार के आयन मिले हुए होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फ्लोराइड, बहुत सारे तत्व और मिले हुए रहते हैं। तो वो सब का एक नियत अनुपात वाला मिक्सर नहीं है, उसके अंदर हर अनुपात के लोग पाए जाते हैं। जैसे कोई पानी में है 90% नमक है, कई क्लोरीन है, फ्लोराइड है, पता नहीं क्या क्या मिला, ऑक्सीजन भी घुली हुई रहती है, तो खूब सारे कई तत्वों का मिक्सचर है। तो समुद्री जल एक मिश्रण का उदाहरण है। वायु आ जाओ, वायु भी मिश्रण है। वायु के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं, वो बिना किसी अनुपात के मिली हुई रहती है। कहीं पोल्यूशन ज्यादा है तो वहां आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी, जहां पोल्यूशन कम है वहां आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। तो कोई नियत अनुपात नहीं है, अलग अलग अनुपात में वातावरण के अंदर गैसें मिली हुई रहती है। तो वायु, जब भी पूछे हवा, वायु, तो वो किसका एग्जाम्पल है रे? मिश्रण का एग्जाम्पल है। बस 1 मिनट के लिए सोचना है, सारी चीजें समझ आ जाएगी। दूध भी एक मिश्रण है। दूध के अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, पानी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब चीजों का मिक्सचर पानी दूध होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स होती हैं, तब जाके दूध का निर्माण होता है और ये मिक्सचर बनता है। ह्यूमन बॉडी या आपके एनिमल बॉडी के अंदर ही ये मिक्सचर बनता है। पेट्रोलियम पदार्थ, तो जो पेट्रोल अपन जमीन से निकालते हैं वो क्रूड ऑयल होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आपस में मिली हुई रहती हैं, बहुत सारे यौगिक मिले हुए रहते हैं। जैसे उसमें आपको गैसियस पदार्थ मिलेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, आपका ये डामर वगैरह, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। तो ये पेट्रोल, जो सिलेंडर की गैस आती है एलपीजी, उसमें भी कई प्रकार की गैसों को मिला के मिक्सचर बना दिया जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ भी किसका एग्जाम्पल है? मिश्रण का। बाकी धुआं, तो धुआं भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब गैसों का एक मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। तो ये सब मिक्सचर के एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आपको यौगिक और मिश्रण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपना अभी क्लास खत्म नहीं है, एक प्रश्न करेंगे अच्छा खासा है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को अपन एक साथ ही कर लेंगे। इसमें 10-12 पदार्थ दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है कि ये तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, वो ये शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है, सारी चीजें ही बतानी है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं शानदार वाला, आप भी साथ साथ में दिमाग लगाएं इसमें, तो ये आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। अब ये आ जाइए, शानदार प्रश्न है। जो भी आपने सीखा, तत्व है, यौगिक, मिश्रण, इन सब का एक प्रश्न कर लो, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये अभ्यास है आपके 7 और 8। इसमें पूछा है कि ये आपको 13 पदार्थ दिए हुए हैं, उनका तत्व, यौगिक, मिश्रण में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और ये भी बता दो वो पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। तो यदि कोई तत्व और यौगिक होगा तो वो तो शुद्ध की श्रेणी में चला जाएगा, और कोई मिश्रण होगा तो वो अशुद्ध की श्रेणी में चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो अपन पढ़ते हैं, चलो शुरू से आ जाओ। बर्फ को क्या बोलोगे रे? बर्फ है, बर्फ का मतलब H2O, इसका फिक्स फॉर्मूला होता है। बर्फ का मतलब पानी, पानी का मतलब ये क्या है? H2O है। तो इसका यदि किसी भी चीज का फिक्स फॉर्मूला है तो वो यौगिक के अंदर चला जाएगा। तो बर्फ है यानी पानी है, वो क्या है? यौगिक। बहुत ही अच्छा। यौगिक, तो यौगिक है तो कौन सा पदार्थ हो गया भाई? शुद्ध पदार्थ। एक क्वेश्चन सॉल्व। दूध तो अभी एग्जांपल आया था, दूध के अंदर तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सब कुछ मिक्स होता है। तो ये तो है दूध। क्या हो गया भाई? आपका मिश्रण।
मिक्सचर हो गया और मिश्रण हो गया तो किस श्रेणी में आ जाएगा? अशुद्ध पदार्थ। तो दूध जो तुम पीते हो वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज या साइंस की लैंग्वेज में शुद्ध पदार्थ नहीं है, अशुद्ध पदार्थ है बोलने में, ठीक है, ओके। लोहा तो आपको पता है आवर्त सारणी का तत्व होता है। जब भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये अकेले तत्वों के नाम आते हैं, ये तत्व होते हैं सारे। तो लोहा तो Fe होता है, तो लोहा ध्यान रखना तत्व होता है, और जब भी तत्व होता है तो कैसा पदार्थ होता है? शुद्ध पदार्थ। बहुत अच्छा। कोई भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक एसिड है जिसका फॉर्मूला याद कर लो, नहीं याद है तो HCl। तो कोई भी केमिकल आ जावे तुम्हारे तो सारे केमिकल किस में जाएंगे? यौगिक के अंदर। केमिकल है HCl, इसमें एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ संयोजन करता है तब जाके HCl बनता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक संयोजन होता है तो यौगिक होते हैं भाई। तो HCl किसकी श्रेणी में आ गया? यौगिक। और यौगिक है तो कैसा पदार्थ हो गया? शुद्ध पदार्थ हो गया। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम और ये ऑक्साइड वही कोई फॉर्मूला है, तो ये भी किसकी श्रेणी में आ गया? यौगिक हो गया। और यौगिक है तो कैसा पदार्थ हो गया? शुद्ध पदार्थ हो गया। पारा तो पढ़ा दिया, पारा एक धातु है, तो धातु है तो ये तत्व है, मतलब क्या है? तो पारा का मतलब Hg, तो Hg क्या हो गया तुम्हारा? तत्व है। और तत्व कैसे पदार्थ होते हैं भाई? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ये लीजिए, बस ऐसे करते जाओ। ईंट कैसे बनती है रे? मिट्टी को और कई सारे कंक्रीट वगैरह को मिक्स कर दिया जाता है, कोई अनुपात फिक्स नहीं होता। हर कंपनी अलग अलग तरीके से ईंटें बनाती है, कोई सीमेंट कम डालती है, कोई सीमेंट ज्यादा डालती है, कोई मिट्टी ज्यादा डालती है, तो कोई नियत अनुपात नहीं है। तो नियत अनुपात नहीं होता तो मिक्सचर हो जाता है। यानी ईंट है वो मिश्रण का उदाहरण है, और मिश्रण कैसा पदार्थ होता है? अशुद्ध पदार्थ। लकड़ी भी भाई मिश्रण होता है। लकड़ी में भी कई प्रकार की चीजें पाई जाती है। जब लकड़ी को देखोगे, हर पेड़ की लकड़ी अलग अलग अनुपात में, कई में कठोरता ज्यादा होती है, किसी में कठोरता कम होती है, किसी में जाइलम ज्यादा, कहीं में फ्लोएम ज्यादा, किसी में छाल ज्यादा होती है, किसी में क्या होता है, तो अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। तो लकड़ी जब भी पूछे तुम्हारा, वो भी मिश्रण होता है, मिक्सर होता है, और कैसा पदार्थ हो गया? अशुद्ध पदार्थ। तो सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल दोबारा देख लो। बर्फ यौगिक है, दूध मिश्रण है, लोहा तत्व है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है, पारा तत्व है, ईंट मिश्रण है, लकड़ी मिश्रण है, वायु वाला एग्जाम्पल अभी आया था। वायु क्या होता है? मिश्रण। और मिश्रण कैसा पदार्थ होता है? अशुद्ध पदार्थ। ये लो, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे यही हो रहे हैं आराम से, आपको इस नोट्सों से बाहर कहीं जाना ही नहीं है। मिट्टी में भी क्या होता है? मिश्रण। मिट्टी में कई प्रकार के तत्व मिले होते हैं। मिट्टी में जिंक, लोहा, कैल्शियम सब कुछ पाए जाते हैं। मिट्टी का जब सैंपल आप लैब में देखे जाओगे, उसमें बहुत सारे तत्व और यौगिक पाए जाते हैं। तो मिट्टी ऐसे ही नहीं मिलती, मिट्टी में पत्थर भी पाए जाते हैं, बहुत कुछ पाए जाते हैं। तो मिट्टी में मिश्रण है, और मिश्रण कैसा पदार्थ हो गया? अशुद्ध पदार्थ। समुद्री जल अभी एग्जाम्पल आया था, मिश्रण में मिश्रण होता है, और मिश्रण कैसा पदार्थ होता है भाई? अशुद्ध पदार्थ। कोयला, ध्यान रखना, जब जमीन से कोयला निकलता है तो उसमें कार्बन, मिट्टी वगैरह और कई प्रकार के केमिकल आते हैं, तो कोयला भी एक मिश्रण होता है। तो कोयला भी क्या हो गया? मिश्रण का मतलब अशुद्ध पदार्थ। कोयले के अंदर नमी भी पाई जाती है, नमी का तो उसमें पानी भी मिक्स होता है, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। सोडा जल जो तुम कोको कोला, पेप्सी वगैरह पीते हो, वो ध्यान रखना एक मिश्रण होता है। सर उसमें क्या? तो उसमें चीनी मिली भी रहती है, पानी मिला हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई भी रहती है। उसमें भी 3-4 चीजों का कोई नियत अनुपात नहीं होता। हर कंपनी अलग अलग अनुपात में चीनी डालती है, अलग अलग अनुपात में गैस मिलाई जाती है, अलग अलग अनुपात में मीठा मिलाया जाता है। तो सोडा जल भी किसका एग्जाम्पल है? मिश्रण का। और मिश्रण हो गया तो अशुद्ध पदार्थ हो गया। ये लीजिए, इससे बाहर क्या ही आएगा? कुछ भी पूछे। अब आप आज के बाद में तत्व बता सकते हो, यौगिक बता सकते हो, मिश्रण बता सकते हो, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ सब बता सकते हो। तो इसी के साथ आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। आप इस वीडियो को 2 बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।